अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं परफेक्ट हैं, आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। गाइस, अगर आपने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी बेहतरीन आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज थोड़ा सा गला नासाज है और आवाज़ सही तरह से निकल नहीं पा रही, तो प्लीज़ अगर आपको आवाज़ कम लगे तो मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ। गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी अरसे से हमें सपोर्ट करती चली आ रही हैं और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे ये कमेंट्स किया करती हैं। ये सारी स्टोरीज़ इन खातून ने शेयर की हैं और इनकी ख्वाहिश है कि मैं इनका नाम ना लूँ, हालांकि इसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन ये जो स्टोरी है थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है, तो दैट्स वाई इन्होंने कहा कि मेरा नाम आप ना लीजिएगा। बहरहाल मिस एस बताती हैं कि ये 1997 में, यानी अब से तकरीबन 25 से 26 साल पहले पाकिस्तान से बैंकॉक के अंदर यानी थाईलैंड में शिफ्ट हुई थी। अब जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं या जिनको थाईलैंड के बारे में पता है, तो आपको पता होगा कि थाईलैंड, ख़ास तौर पे जो बैंकॉक है, वो पूरी दुनिया में अय्याशी का या बुरे कामों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। खैर, ये जब शिफ्ट हुई थी 1997 में, तो इनके हस्बैंड के पास कुछ पैसे मौजूद थे और थाईलैंड के बारे में, या आप समझ ले बैंकॉक के बारे में कहा जाता था कि अगर आप उस जोन में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दें तो आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर ना सिर्फ ट्रिपल हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ उधर की जो गवर्नमेंट थी वो भी चाहती थी कि अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बआसानी वहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। खैर, इनके हस्बैंड के पास जो भी पैसे थे वो पैसे इन्होंने एक होटल या मोटल को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल कर लिए। अब क्योंकि ये जो इन्होंने होटल या मोटल ख़रीदा था, इसको इन्होंने टोटली कमर्शियल के तौर पे इस्तेमाल करना था और ये चाहते थे, क्योंकि जो होटल इंडस्ट्री होती है ख़ास तौर पे थाईलैंड के अंदर, वहाँ पे अच्छे बुरे काम हुआ करते हैं, तो इनके हस्बैंड चाहते थे कि ये जो होटल या मोटल है इससे कतई दूर, यानी इससे काफ़ी डिस्टेंस पे इनकी फैमिली या इनकी वाइफ रिहाइश इख्तियार करें। तो इस होटल से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फासले पे इन लोगों ने एक अपार्टमेंट किराए पे हासिल किया। ये बताती हैं कि जो बिल्डिंग थी ये तकरीबन 5 मंजिला बिल्डिंग थी और हमारा जो अपार्टमेंट था वो 4थे फ्लोर पे मौजूद था। अब मेरे जो हस्बैंड थे, जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ पे पैसे लगाए हुए थे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो मेरे साथ इस अपार्टमेंट में टाइम स्पेंड कर सकें। तो उन्होंने मुझे शुरू में ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे पास टाइम का मसला होगा और हो सकता है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्ली टाइम ना दे सकूं। ऐसा ही हुआ कि जब इन्होंने अपार्टमेंट लिया तो इनके जो हस्बैंड थे, इनको अपार्टमेंट में छोड़ने के बाद अपना ज़्यादातर टाइम उस होटल के अंदर स्पेंड करने लगे। ये बताती है कि शुरू में जो इनका अपार्टमेंट था वहाँ पे इनको किसी भी तरह का ना कोई परेशानी महसूस हुई, ना किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश आई। हाँ, एक लैंग्वेज बैरियर था जो शुरू से मौजूद था, क्योंकि थाईलैंड के जो लोग हैं वो थाई लैंग्वेज बोला करते हैं और उनको आमतौर पे इंग्लिश नहीं आया करती। ये बताती है कि 2-4 दिन तो बड़े सुकून से गुजरे, लेकिन 2-4 दिन के बाद इनको अजीब सी बातें महसूस होना शुरू हो गईं। जैसे कि एक दफ़ा रात के 4 बजे जब इनकी आंख खुली
तो इनको ऐसा महसूस होने लगा कि इनके अपार्टमेंट के बाहर की तरफ से, यानी जहाँ पे स्टेयर्स या कॉरिडोर मौजूद है, बच्चों के रोने की या खवातीन के बैन करने की आवाज़ आ रही है। ये बताती हैं कि शुरू में मैंने इग्नोर करने की कोशिश की और मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं हो सकता है हमारे नेबर्स हों, नीचे वाले फ्लोर वाले हों, बच्चे हो सकते हैं लेट जागा करते हों, या उनके पेरेंट्स ने उनको डांटा हो जिसकी वजह से ये रो रहे हों। लेकिन जब मुसलसल आवाज़ें आती नहीं और बच्चों की आवाज़ों के साथ साथ जब औरत के बैन करने की आवाज़ मुसलसल आने लगी, तो फाइनली ये अपने बेड से खड़ी हुई और बेड से खड़े होने के बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से पर्दा पीछे किया और इनकी खिड़की के बिल्कुल सामने जहाँ पे स्टेयर्स या कॉरिडोर मौजूद था, उस तरफ इन्होंने देखना शुरू किया। ये बताती है कि जैसे ही मेरी नज़र स्टेयर्स की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि स्टेयर्स के ऊपर चौथी या पांचवी स्टेयर पे एक लड़की बरहना हालत में बैठी हुई है। उसके जो बाल हैं वो उसके मुंह के आगे गिरे हुए हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने अपना जो सर है वो अपने घुटनों के बीच में रखा हुआ है, और ना सिर्फ अपना सर घुटनों के बीच में रखा हुआ है बल्कि वो मुसलसल बैन कर रही है या फिर रो रही है। कदो कामत के हिसाब से या जिसामत के हिसाब से इनको पहले इंप्रेशन में ही अंदाजा हो चुका था कि ये जो लड़की है ये कोई थाई लड़की है। लेकिन रात के इस पहर में इस हालत में ये स्टेयर्स के ऊपर क्यों बैठी हुई है? अब इनके शौहर ने यहां पे आने से पहले ही इनको इन्फॉर्म कर दिया था कि थाईलैंड का खासतौर पे जो बैंकॉक का माहौल है वो आप कहीं भी चले जाएं एक जैसा माहौल है, और कभी भी इस तरह की चीजें नजर आए तो उनको इग्नोर करने की कोशिश करना। लिहाजा इन्होंने अपने आप को कन्विंस किया, ये हो सकता है कोई पैसों के लेन देन का मामला हो सकता है कोई प्रोस्टिट्यूट हो जिसको कोई यहाँ पे लेके आया हो। इन्होंने इस बात को इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद वापस अपने बेड पे गईं, आंखें बंद की और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते सो गईं। अगले दिन जब इनके शौहर इनके सामने आए या इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने शौहर से डिस्कस किया कि रात में मैंने इस हालत में इस तरह की एक लड़की को स्टेयर्स के ऊपर बैठे हुए देखा था। इनके शौहर ने जब इनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने तौर पे तो इन्वेस्टिगेशन की थी और मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी ऐसी जगह हम लोग रिहाइश इख्तियार करें जहां पे कम से कम घरों के अंदर इस तरह के मामलात पेश नहीं आए। खैर, अगर इन घरों के अंदर भी इस तरह की प्रोस्टिट्यूशन या इस तरह का मामला चल रहा है तो तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि उसको इग्नोर करो। खैर, इसी तरह ये बताती हैं कि एक दो दिन मजीद गुजरे, मंगल या बुध का दिन था और इत्तफाक से इनके जो हस्बैंड थे वो पिछले 2 दिनों से वापस नहीं आए थे। ये बताती है कि मैंने टीवी लगाया हुआ था और टीवी में तलाश कर रही थी कि कोई भी एक ऐसा चैनल नज़र आ जाए जो इंग्लिश के अंदर हो या जिसको मैं कम से कम समझ सकूं। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुसलसल मैं चैनल चेंज कर रही थी कि एकदम से मुझे शोर की सी आवाज़ महसूस हुई। ये जो शोर की आवाज़ थी ये मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर की तरफ से आ रही थी और वाज़े तौर पे पता चल रहा था कि मेरे कमरे के या मेरे दरवाजे के बाहर 3-4 औरतें खड़ी हुई हैं जो आपस में थाई लैंग्वेज के अंदर बातें कर रही हैं। शुरू में ये यही समझी कि नॉर्मली जैसे ख़वातीन बातें करती हैं वैसे ही औरतें जो बातें कर रही हैं, लेकिन एकदम से जब उनकी आवाज़ें बातों से हटके रोने में या बैन करने में तब्दील होना शुरू हुई तो इनको एकदम से अजीब लगने लगा। ये परेशान थी कि एकदम से इन औरतों को क्या हो गया कि ये आपस में बातें करते करते
रोना शुरू हो गईं। कुछ देर तक इन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके बाद इन्होंने दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता करके खिड़की से बाहर की तरफ झांकना शुरू किया। यह बताती हैं कि जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो मैंने देखा कि 3 औरतें हैं जो तकरीबन एक जैसी शक्ल की हैं, यानी कि तीनों की तीनों औरतें थाई औरतें हैं और उनकी आंखों के गिर्द बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स मौजूद हैं। एक अजीब सी फिटकार है जो उन तीनों के चेहरों पे मौजूद है और इसके साथ साथ उनके जो चेहरे हैं उन चेहरों पे मुख्तलिफ जगह से खून रस रहा है। मैं इस हुलिये में इन औरतों को देख के ताज्जुब का शिकार हो गई और मैं सोचने लगी कि औरतें जख्मी हैं, परेशान हैं या फिर कहीं से भाग के यहां पे आई हैं। अभी मैं इनके ऊपर गौर कर ही रही थी कि जैसे ही मेरी नजर इन तीनों के पांव की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि इन तीनों औरतों के जो पांव हैं वो मुकम्मल तौर पे रिवर्स्ड हैं, यानी कि उल्टे पांव हैं। और मैंने गए वक्तों में अपने बुजुर्गों से सुन रखा था कि जो चुड़ैले या पिछल पैरी हुआ करती हैं उनके जो पांव हैं वो उल्टे पांव हुआ करते हैं। जैसे ही मेरी नजर इनके पांव की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों को पता चल चुका है कि जैसे मैं इनको चुपके से खिड़की से देख रही हूं। अगले ही लम्हे इन तीनों औरतों ने बराह रास्त उस खिड़की की तरफ देखना शुरू किया जिस खिड़की से मैं चुपके इन तीनों की तरफ झांक के देख रही थी। ये बताती है कि जैसे ही इन तीनों चुड़ैलों ने मेरी तरफ देखना शुरू किया तो एकदम से मेरे पसीने छूटना शुरू हो गए। मुझ पे एक अजीब खौफ था जो तारी हो चुका था और मैं खिड़की के साथ लगी हुई थर थर कांप रही थी। एकदम से पता नहीं मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैंने फौरन से आयतुल कुर्सी का जिक्र शुरू कर दिया। यह बताती है कि मैं आंखें बंद करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आयतुल कुर्सी पढ़ती रही और जब उसके बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा थोड़ा सा हौसला बहाल हुआ और उसके बाद जब मैंने दोबारा से खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो वहां पे न वो औरतें मौजूद थीं न उनका कोई नामो निशान मौजूद था। ये जो दूसरा वाकया मेरे साथ पेश आया था, जब ये वाकया मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया तो वो कहने लगे कि तुम्हारा शायद दिमाग खराब हो चुका है या फिर हो सकता है कि तुम इस तरह की फिल्में बहुत ज्यादा देखा करती हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि शायद तुमने चुड़ैलों को या पिछल पैरियों को अपनी आंखों से देखा है। हालांकि मेरे ख्याल में ये सिर्फ वहम के अलावा कुछ भी नहीं है। खैर ये बताती हैं कि उसके बाद से मैंने बड़ी एहतियात शुरू कर दी और रात में खास तौर पे सूरह बकरा की तिलावत किया करती या फिर कम से कम 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ के हिसार करने के बाद लेटा करती। इसी तरह तकरीबन 15 से 20 दिन मजीद गुजरे और 15-20 दिन के बाद इत्तफाक से एक डिनर के अंदर मेरी मुलाकात एक इंडियन लड़की से हो गई। और जब मेरी मुलाकात उस इंडियन लड़की से हुई तो हेलो हाय के बाद उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पे किस बिल्डिंग में रहा करती हैं। मैंने जब उसको अपने अपार्टमेंट या अपनी बिल्डिंग का नाम बताया और खास तौर पे उससे 4th फ्लोर का जिक्र किया तो वो लड़की मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगी जैसे कि वो इस अपार्टमेंट के बारे में या खास तौर पे इस फ्लोर के बारे में बहुत सारी बातें जाना करती है। खैर जब उसके चेहरे पे मैंने ताज्जुब देखा तो मैंने उससे पूछा कि तुम इस बिल्डिंग के बारे में या इस 4th फ्लोर के बारे में क्या जानती हो। काफी इसरार के बाद उसने मुझे बताया कि अब से तकरीबन 6 महीने पहले मैं इस बिल्डिंग के अंदर 2nd फ्लोर पे रह चुकी हूँ।
ये बिल्डिंग बैंकॉक की मशहूर तरीन बिल्डिंग है और इसको आसेफ ज़दा बिल्डिंग या फिर चुड़ैलों वाली बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इस बिल्डिंग के बारे में थाई लोगों का कहना है कि गए वक्तों में यहाँ पे एक ही फैमिली की 7 खवातीन का रेप करने के बाद मर्डर कर दिया गया था और उसके बाद से अक्सर इस बिल्डिंग के अंदर वो औरतें नज़र आती हैं। कभी वो रोते हुए नज़र आती हैं, कभी वो ज़ख्मी हालत में नज़र आती हैं और कभी वो लोगों से मदद तलब करती हुई नज़र आया करती हैं। ये बताती हैं कि उसकी बातें सुनने के बाद मेरी समझ से बाहर था कि मैं इन पे यकीन करूं या अपने हस्बैंड को इस लड़की से मिलवाऊं। और ऐसे हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं आपको इस इंडियन लड़की से मिलवाना चाहती हूं। और जब मेरे हस्बैंड उस लड़की से मिले और उस लड़की ने सारी तफसीलात मेरे हस्बैंड को फराहम की, तो तब जाके जो मेरे हस्बैंड थे उनको यकीन आया कि वाकई में इस बिल्डिंग के अंदर ऐसा वाकया पेश आ चुका है। ये बताती हैं कि इसी तरह बैंकॉक में हम लोग रह रहे थे और 2002 या 2003 चल रहा था। हम लोग उस वक्त तक अपना एक घर खरीद चुके थे और अक्सर ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड को डिनर्स के सिलसिले में, पार्टीज के सिलसिले में बाहर जाना होता था। तो कभी कभी वो मुझे भी ले आते थे, हमारे बच्चों को भी ले आते थे, जबकि वो ज़्यादातर कोशिश किया करते थे कि इस तरह की पार्टीज में या डिनर्स में वो अकेले ही शिरकत करें। खैर, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम लोग गाड़ी में किसी डिनर से वापस आ रहे थे और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। हमारा गुजर इत्तफाक से वहां पे एक रिवर है जिसे बैंकॉक रिवर के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ एक रोड चल रहा है, उस रोड से हम लोग गुजर रहे थे। तो वहीं से ही गुजरते गुजरते हम लोगों की जब गाड़ी की लाइट आगे की तरफ पड़ी, यानी कि जब हम लोगों ने मोड़ काटा और गाड़ी की लाइट सामने रोड की तरफ पड़ी, तो हमने देखा कि रोड के दरमियान में एक औरत सफेद कलर के कपड़े पहन के चलती हुई जा रही है। आमतौर पे जो इस तरह की प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं या उल्टी सीधी खवातीन होती हैं, वो रोड के दरमियान में नहीं चला करती। या तो वो साइड में खड़ी हो जाती हैं या फिर उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो वहां पे मौजूद होती हैं। खैर, मेरे हस्बैंड जब अपनी गाड़ी को लेके बिल्कुल उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने उसको हॉर्न के जरिए हटाने की कोशिश शुरू की। इन्होंने पहले एक दफा हॉर्न बजाया, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा। ऐसा लग रहा था कि ये जो औरत सामने चल रही है इसको इस गाड़ी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। फाइनली जब ये औरत वहां से नहीं हटी या साइड में नहीं हुई, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी और ना सिर्फ गाड़ी रोकी बल्कि वो गाड़ी से उतरने के बाद गुस्से से बाहर निकले, क्योंकि उस औरत को साइड में करना चाहते थे या इसको कम से कम सुनाना जरूर चाहते थे। बहरहाल जैसे ही मेरे हस्बैंड गाड़ी से बाहर निकले तो एकदम से वो जो लड़की थी, बजाय इसके कि मेरे हस्बैंड उसको मुखातिब करते, वो एकदम से पलटी। जैसे ही वो पलटी तो गाड़ी की लाइट ऑलरेडी उसके ऊपर पड़ रही थी और मेरे हस्बैंड गाड़ी से बाहर थे, जबकि मैं गाड़ी में बैठे बैठे उस औरत को देख रही थी। खैर, जैसे ही वो औरत पलटी तो हमने एक अजीब मंजर देखा। हमने देखा कि वो जो औरत है उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं, यानी कि उसकी जो आई बॉल्स थी ना सिर्फ वो सफ़ेद थी बल्कि सफ़ेद होने के साथ साथ बाहर की तरफ निकली हुई थी या उभरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर मजीद बाहर निकल के नीचे गिर जाएंगी। एक अजीब सी वहशत थी जो उसके चेहरे पे मौजूद थी और वो बड़े क्रीपी स्टाइल में हम दोनों की तरफ देख के, खास तौर पे मेरे हस्बैंड की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी।
अब जैसे ही मेरे हस्बैंड की नजर उसकी आंखों पे या उसके खौफनाक चेहरे पे पड़ी तो एकदम से जो मेरे हस्बैंड थे वो फौरन मुड़े और जल्दी से गाड़ी के अंदर आके बैठे और गाड़ी में बैठते ही उन्होंने मुझे कहा कि जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ो। मुझे भी अंदाजा हो चुका था कि हमने जिस मखलूक को देखा है वो कम से कम कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। खैर हम दोनों ने जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ी और इस दौरानिये में मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रिवर्स की और रिवर्स करने के बाद वापस उसी रोड से घूमते हुए एक लंबे रास्ते के जरिए वापस अपने घर पहुंच गए। गाइस उम्मीद करता हूं ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये दोनों की दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, जिंदगी दे, कामयाबी दे और सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।